85 का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया स्टूडियो में जुड़ गए हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनको मार्केट्स में, और वाइट ओक से पहले ये मोतीलाल ओसवाल एएमसी के भी सीईओ रह चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, क्योंकि आपके फंड में एफआई और डीआई दोनों हैं, बताइए सर, मूड माहौल है कैसा? रोज डीआईएस खरीद रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं, ये ट्रेंड कब तक चलेगा? एक्चुअली एफआईएस का अनुज जी एक चीज़ पता करना हमेशा मुश्किल रहता है कि भाई, जैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको बोलता हूँ, जस्ट टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, स्पिरिचुअलिटी अगर फॉलो करते हैं तो बोलते हैं सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर है। बट एफआई फ्लो को लेकर के इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कितना आउटफ्लो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट की वजह से, कितना चाइना की वजह से है। अब क्या है कि बाहर के माहौल की वजह से कोई $100 निकालेगा तो $15-20 अपना ऐसे ही निकल जाता है। सो मैं इसलिए बोल रहा था कि सारे सवालों के जवाब अपने अंदर है। ऐसा एफआई फ्लो को लेकर के नहीं सोचना चाहिए, उसके जवाब कभी ब्रह्मांड में भी कभी होते हैं। सदगुरु के फैन हैं आप? हाँ, सदगुरु के फैन हैं आप? सुनते हैं, हाँ बिल्कुल सुनते हैं। हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं जो एक्शनेबल है। पीएसयूज, शानदार मोमेंटम, आज भी एक बड़ी रैली। हालांकि 2-3 दिन पहले एक बड़ा क्रैक आया था पीएसयू स्टॉक्स में। आपके फंड में है क्या पीएसयूज, और क्या व्यू है आपका? जैसे हम लोग हमेशा रिलेटिव रिटर्न देखते हैं, तो वी आर गाइडेड कि भाई इस तरीके से हमारा कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई ये अच्छा, ये खराब, ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली बॉटम अप बेसिस पे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, वो पोर्टफोलियो में आती है। लेकिन फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई बेंचमार्क जो है हमारा BSE 500, इसका कंपोजिशन क्या है और इसमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। सो बॉटम अप बेसिस पे भी और बेंचमार्क रिलेटिव बेसिस पे भी डेफिनेटली पीएसयूज में एक्सपोजर तो है। सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एक्सपोजर है, पीएमएस में कम है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर एक्सपोजर है। देखने वाली बात यह है कि अगर आप देखें 2023, जैसे इसका मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, 2023 में अगर आप BSE 500 देखेंगे, BSE 500 26% ऊपर था, लेकिन BSE 500 का जो लार्ज कैप कंपोनेंट है ना, वो केवल 22% ऊपर था, और BSE 500 के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपोनेंट है, ये 45-46% ऊपर था। अब जो स्मॉल कैप कंपोनेंट 46% ऊपर था, इसको आप फर्दर स्प्लिट करें PSU नॉन PSU, तो स्मॉल कैप कंपोनेंट का जो PSU है ये 120% ऊपर था, और स्मॉल कैप कंपोनेंट का जो नॉन PSU है ये अंडर परफॉर्म किया एक्चुअली। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक जनरलाइजेशन चल रहा है कि भाई कहीं पे भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज या PSU का टैग है तो वो सारा ही सब कुछ चल रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 दिनों का जो माहौल है वो यही बताता है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चूज़ी होना चाहिए कि भाई किस में, कभी कभी क्या है, कुछ चीज़ें ऑर्डर बुक वगैरह की वजह से चल जाती है। कभी कोई बोलता है कि भाई हर बार इलेक्शन के पहले PSU में तो रैली होती है, 2004, 14, 19 कभी भी आप देखो। हाँ। तो जनरलाइजेशन जब होता है ना, तब हमको केयरफुल हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इसमें तो वाकई गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन किया है, इनकी हेल्थ इंप्रूव की है। अगर आप देखें एनर्जी है, पावर सेक्टर है, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो केवल सेंटिमेंट पे मूव हो रही है। तो हम लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पिक एंड चूज़ करके सावधान रहना चाहिए। अच्छा, दिक्कत मार्केट की है इस समय लार्ज प्राइवेट बैंक्स। ऑब्वियसली सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ क्या हो रहा है? सो अनुज जी, एक चीज़ मैं पहले इसको मैं रिकमेंडेशन या डिस्क्लेमर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2023 का अप्रैल मई और 2023 का नवंबर दिसंबर, ये 2-3 मौके छोड़ करके 2.5 साल से लगातार एफआईआईज नेगेटिव है। तो पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि मैक्रो माहौल क्या है। भाई अगर 2.5 साल से एफआईआई नेगेटिव और सेलिंग के मोड में है, तो आप समझ सकते हैं बड़े बैंक्स के लिए फंडामेंटल के अलावा ये एक तो ओवर ओन्ड, अंडर ओन्ड और मार्केट में कलर ऑफ मनी, इसका भी आप असर देख सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आगे जा कर के US पॉलिसी में कोई क्लैरिटी आती है, समझो वहाँ पे रेट कट के आसार नज़र आते हैं, समझो डॉलर अपनी स्ट्रेंथ गिव अप करता है, समझो एफआई फ्लो पॉजिटिव हो जाता है, ये इमर्जिंग मार्केट के चाइना वगैरह के हेडविंड्स भी थोड़े रिसीड हो जाते हैं, तो फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ दैट के फंडामेंटल में तो कहीं ना कहीं ये सस्ता दिखने लगेगा आने वाले 6-12 महीने में। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैक्रो इसके लिए है, जो सेलिंग है एफआईआई का, चाहे US पॉलिसी की वजह से हो, चाहे चाइना की वजह से हो, ये भी ट्रेंड जब चेंज होगा, तो आई थिंक इस साल में कहीं ना कहीं पे ये अट्रैक्टिव, मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट मनी तो डेफिनेटली उस तरफ ऑलरेडी जा रहा है। वीरू? आशीष जी, अभी गुड मॉर्निंग पहले तो, और बहुत दिनों बाद आज से मुलाकात और बात हो रही है। आज अभी आपने PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को लेकर बातचीत करी,
इस बार इस अर्निंग सीजन के बाद एक और चीज़ जो कि नज़र आई वो थी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस दैट वाज एफएमसीजी, जहाँ पे अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। बड़े स्टॉक्स लाइक एचयूएल, आईटीसी बैकफुट पे आए। एक चीज़ हमने देखी, ये रूरल मार्केट में, रूरल इंडिया में वो वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाया जहाँ पे थकान नज़र आ रही थी। आपका व्यू, अधिकतर ज़्यादातर एफएमसीजी काउंटर्स इस वक्त बैकफुट पे हैं, एफएमसीजी पे व्यू क्या बन रहा है इस वक्त आपका? जी, सो वीरेंद्र जी, एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियोज़ में भी अगर आप देखें तो रिकमेंडेशन नहीं, बट केवल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ को देख करके मैं बोल रहा हूँ, तो नेस्ले के सिवाय कोई ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों के पोर्टफोलियोज़ में अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो ज़्यादा वेटेज कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में है, वो चाहे फिर अपैरल्स हो, चाहे फिर वो कोई भी डिस्क्रेशनरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आप उसको बोलें, उस तरफ ज़्यादा है। स्टेपल्स में आप कह सकते हैं अंडरवेट बोल सकते हैं, या जो मैंने एक एग्जांपल दिया उसके अलावा कोई दूसरा एक्सपोजर नहीं है। ओके, एफएमसीजी पे आपका ज़्यादा एक्सपोजर है भी नहीं, और आपका एक नेस्ले वो ठीक ठाक चला भी है। अच्छा चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर आपकी एफएमसीजी पर। एक स्पेस आशीष जी जो इस बार खासा दिक्कत में नज़र आया और जिसने पोस्ट कोविड बहुत अच्छा मूव दिया था, प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग थी, एक्सपेंशंस बहुत ज़्यादा हुए, बट सडनली आई थिंक चाइना फैक्टर, यूरोप फैक्टर और आई थिंक ओवर सप्लाई जिसको मार गई, दैट्स केमिकल। आप लोगों ने कोई व्यू लिया है इस प्राइस पर? होल्डिंग में क्या क्या था और इस प्राइस पे आपका आउटलुक आशीष जी, क्या ऐड करेंगे आप इस प्राइस पर? सो डेफिनेटली सी, अगर आप देखें पिछले, मुझे लग रहा है 2017 ऑनवर्ड्स वाइट ओक के पोर्टफोलियोज़ में केमिकल एक्सपोजर रहा है। पहले के मुकाबले अगर आप देखें, जैसे आपको मैं एग्जांपल्स दूँ तो पोर्टफोलियोज़ में फाइन ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरिन, एथर इंडस्ट्रीज़, इस तरह के जो एक्सपोजर हैं वो बने रहे हैं अभी तक। इन द रिसेंट टाइम्स मेरे ख्याल में एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो बरकरार है, और कहीं ना कहीं पे इसमें अगर आप देखेंगे बहुत लंबा एक तरीके से करेक्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम लोग के जो पोजीशंस है वो हम लोगों ने डेफिनेटली बरकरार रखे हैं, लेकिन फ्रेश एडिशन इसमें कोई हुआ नहीं है रिसेंट पास्ट में। ओके, अच्छा, दो स्पेसेस जहाँ पर काफ़ी पैसा बना है ऑफ लेट, आईटी और ऑटोमोबाइल, यहाँ पर क्या आप ओवरवेट हैं और यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? सो अनुज जी, आईटी में हम लोगों का इंडेक्स के मुकाबले में तो माइनर ओवरवेट या इक्वल वेट तरीके का है, लेकिन हम लोगों का ज़्यादा फोकस अभी से नहीं, पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली मिड कैप आईटी पे ज़्यादा रहा है। तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज निकाल के देखते हैं, जो आउट परफॉर्म भी कर रहा है जो, हाँ, तो अगर आप देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स है, या फॉर एग्जांपल अब तो मिड कैप रहा नहीं, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से कोफोर्ज है, हाँ, सो इसी तरीके के एक्सपोजर्स बरकरार है। लार्ज आईटी का एक्सपोजर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के मुकाबले अंडरवेट है, मिड कैप आईटी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ओवरवेट है, और ये मुझे लगता है ये चेंज नहीं होगा अभी थोड़े समय तक, हम लोग का इसी तरीके का मूव रहेगा। और ऑटोज़ हम लोगों का मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा टू व्हीलर एक्सपोजर हमारा रहा नहीं है, वो शायद हर्ट भी किया है। अगर आप देखेंगे तो आइशर, मारुति जो 4 व्हीलर है वो ज़्यादा एक्सपोजर रहा है, महिंद्रा फॉर इंस्टेंस, बल्कि वो कॉन्ग्लोमरेट है लेकिन महिंद्रा का ज़्यादा एक्सपोजर। टू व्हीलर्स नहीं रहा है, बट मुझे लग रहा है उसमें अंडर परफॉर्मेंस आया। आई थिंक टू व्हीलर होना चाहिए था, आई थिंक इट हैज़ परफॉर्म वेरी वेरी वेल, बट हम लोगों का ज़्यादा 4 व्हीलर में एक्सपोजर रहा है। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर इस समय आपकी सबसे बड़ी थीम क्या होगी इस समय, क्योंकि अब हम इलेक्शन ईयर में भी हैं और बहुत कुछ मार्केट को देखना है। इस साल रेट कट की भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि यूएस में रेट कट होगा, यहाँ भी रेट कट होगा, तो इस साल आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा और कहाँ टूट सकता है? सोनू जी, एक्चुअली काफ़ी समय से पहले भी हमारी बात हुई है, शायद इसके ऊपर आपको याद होगा। मेरा अगर आप देखें तो अनइक्विवोकली हमेशा अगर कोई मुझे बोलता है तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स की जब भी बात आती है हम लोग सीधा बैंकिंग की बात करते हैं, जैसे हम लोग भी चर्चा की। लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बन रहा है और वो बरकरार रहेगा, वो हमारे इंडस्ट्री में। अगर आप देखिए हमारा इंडस्ट्री मतलब ब्रॉडर आप ले लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, तो जितना भी लेंडिंग के अलावा का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, मैं हमेशा उसी पे अगर मतलब रिकमेंडेशन नहीं, बट हमेशा मेरा उस पर पॉजिटिव व्यू रहता है। मुझे लग रहा है कि अंडर ओन्ड है ये अभी भी। दूसरा चीज़ इसमें यह है कि एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट जो है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्रोकिंग, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत ही सिक्लिकल है। इन रियलिटी अगर आप देखें एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और सम पार्ट ऑफ ब्रोकिंग जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का हैवी वेटेज है, ये सब जितना लोग सोचते हैं उतना सिक्लिकल एक्चुअली है नहीं, और मेरे को अभी भी पोर्टफोलियोज में ज़्यादा दिखता नहीं है। और अगर एसेट मैनेजमेंट चल भी गया है तो भी अगर आप देखें जैसे RTAs हैं, हमारे इंडस्ट्री में 2 RTA, ड्यूओपोली है, और वही पूरा 100% इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं। फिर आप देखिए डिपॉजिटरीज 2 हैं, पूरा ग्रोथ।
सो हमारा जो इंडस्ट्री है इसके कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे जो थियोरेटिकली टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते हैं ना मोनोपोली ड्यूओपोली, उसके एक्चुअल केस स्टडीज है वहाँ पे जिस पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है। और क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि लोगों को लगता है ये तो शेयर बाजार से लिंक्ड है, बहुत सिक्लिकल है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू। जितना एक इंडिविजुअल प्योर प्ले ब्रोकिंग कंपनी सिक्लिकल हो सकता है, उसके मुकाबले ये आरटीए, डिपॉजिटरी, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट उतना सिक्लिकल एक्चुअली है नहीं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इवेंचुअली आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जो है इसमें कुछ स्टॉक चले, कुछ स्टॉक काफ़ी समय से फ्लैट लाइनिंग चल रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट वुड बी द सेकंड वन जो काफ़ी अच्छा करेगा। आरटीए मतलब रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स। हाँ, बस थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई कर दूं। हाँ। और दूसरा, जैसे आप बोल रहे थे पैसा कहाँ टूट सकता है, अभी हम लोग वो आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस के नज़रिए से देखते हैं, तो टूटने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले जो मेरा तात्पर्य था कि भाई स्मॉल कैप चल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में नॉन पीएसयू अंडर परफॉर्म कर रहा है और पीएसयू डबल हो गया, तो पीएसयू पे नेगेटिव वेट लेने का बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चूजी होना बहुत ज़रूरी है। समझ गया, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे स्टूडियो में आया आप, उसके लिए बहुत डबल शुक्रिया आपका। अब बात हो गई फंडामेंटल्स की, अब टेक